इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी आगाही के लिए, आपके मालूमात के लिए और आपको बीमारियों से बचाने के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन आपकी समात के लिए पेश कर दी है। हम आपको कुछ ऐसे अमराज के बारे में बताएंगे जो कि हमारे जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में, उसमें तो नहीं है मगर अफ्रीकन कंट्रीज़ में होती है। ये ट्रिपेनोसोम्स के ज़रिए बीमारी फैलती है। इसको अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इसकी जो वजह है वो दो किस्म के पैरासाइट होते हैं अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस के, और इनकी जो बीमारी है एक स्लो डेवलपिंग बीमारी होती है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, जो कि ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी और गैम्बेंजी के ज़रिए पैदा होती है। एक तेज़ी से बीमारी पैदा होती है जिसको जो कि ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी और रोडिनसिएंसी के ज़रिए पैदा होती है। अब ये दो जो पैरासाइट हैं, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, गैम्बेंजी, ये जो है ना वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनके ज़रिए जो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी रोडिनसिएंसी वो रिस्ट्रिक्टेड है ईस्टर्न थर्ड ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब हम देखते हैं तकरीबन 6000 से 10,000 केसेस तक रिपोर्ट होते हैं हर साल, और इनसे जो अफराद हैं तकरीबन 35 मिलियन जो अफराद हैं और 25 मिलियन कैटल्स, ये रिस्क के ऊपर होते हैं, यानी कि उनमें बीमारी किसी तरह भी पहुंच सकती है। ये यानी कि रिस्क के ऊपर है, यानी कि उनमें बीमारी पहुंच सकती है। और डेली जो एनुअली जो रिकॉर्ड किए गए हैं केसेस वो 6000 से 10,000 तक रिकॉर्ड किए गए हैं इस ट्रिपेनोसोमियासिस के। रीजनल एपिडेमिक्स भी होती रहती हैं, और जो कि अगर एपिडेमिक की शक्ल में डिजीज़ फैले तो फिर ये कि बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम और इकोनॉमिक डिज़ास्टर पैदा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीज़ पैदा होते हैं, उनके इलाज मालजे पे बेतहाशा खर्चा आता है। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी और गैम्बेंजी की यानी कि मॉर्फोलॉजी, यानी कि ये किस किस्म के पैरासाइट है और क्या इनकी अपीयरेंस है। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये पैरासाइट जो हैं, ये 10 to 30 माइक्रोमीटर का साइज होता है, और इनकी थिकनेस जो है ना 1 to 3 माइक्रोमीटर होती है। इसके अलावा ये जो पैरासाइट हैं ये दो होस्ट में यानी कि अपना लाइफ साइकिल गुजारते हैं। तर्ज हयात जो है इनका दो होस्ट यानी कि दो मेज़बान होते हैं। एक सीसी फ्लाई, और सीसी फ्लाई है जो कि जब किसी मरीज़ को जो ट्रिपेनोसोमियासिस का मरीज़ है उसको अगर खून चूसने के लिए वो उसे काटेगी तो वो जो पैरासाइट उसके जिस्म में है, मरीज़ के जिस्म में है, वो सीसी फ्लाई के अंदर जो है ना उसकी आंतों में चले जाएंगे, और वो पैरासाइट जो है उसके इंटेस्टाइन में मल्टीपल यानी कि उनकी मेटासाइक्लिक डेवलपमेंट होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होकर सीसी फ्लाई के अंदर उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं वो पैरासाइट। जब वही सीसी फ्लाई दूसरे किसी हेल्दी फर्द को काटेगी तो उसकी जो सैलिवरी ग्लैंड में से रतूबत है वो काटने की जगह पर गिरेगी, जहाँ पर यानी कि ज़ख़म होगा, बारीक सा ज़ख़म होगा। जब खून पीने के लिए उसी सिफलाई किसी और फर्द के ऊपर हमला करती है तो वो पैरासाइट जो है जो उसके सैलिवरी ग्लैंड में पहुँच चुके हैं वो दूसरे फर्द के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, और दूसरे फर्द के जिस्म में दाखिल होने के बाद वो पैरासाइट खून के ज़रिए जिगर में पहुँचते हैं और मल्टीप्लाई होने लगते हैं। ये मल्टीप्लाई जो है ना बाइनरी फिशन से होते हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद बहुत ज़्यादा तादाद में डेवलप हो जाते हैं। डेवलप होने के बाद ये जो है बीमारी पैदा करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इसके जो पैरासाइट है इसकी भी दो स्टेजेस होती हैं, एपोमेस्टिगोट भी कहलाती है और दूसरी जो ना प्रोमेस्टिगोट कहलाती है।
इस बीमारी के जो साइन सिम्टम हैं, जो अलामात हैं, वो गैम्बिन और रोडेंशियन डिजीज़ के तकरीबन सेम है। सिर्फ जो है ना सीवियरिटी जो है और ड्यूरेशन जो है वो उसकी अलग अलग है। रोडेंशियन डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस होती है बहुत तेज़ी से, और साइन सिम्टम भी जो है ना उसके बहुत प्रोनाउंस होते हैं, बहुत जाहिर होते हैं। जबकि दूसरी डिजीज़ जो है ना उसके जो है ना स्लोली डेवलप होते हैं। इनका जो है ना पैरासाइट जो है वो ब्लड और लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर यानी कि मौजूद होता है। तो जब ये पैरासाइट मुख्तलिफ स्टेजेस पे होगा तो उसकी अलामात मुख्तलिफ होती हैं। पैरासाइटीमिया जो है उस कंडीशन को कहते हैं जब पैरासाइट जो है ना खून के दौरान खून में सर्कुलेट कर रहा हो और लिम्फेटिक ड्रेनेज के सिस्टम में सर्कुलेट कर रहा हो। तो ये पैरासाइटिक स्टेज जो है ये मार्क्ड होता है, जिसके अंदर जो है ना फीवर होता है और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद डेवलप होता है सीसी फ्लाई के काटने के बाद। इसमें जो है ना थकावट होती है, फटीग होती है, मरीज़ जो है ना सो नहीं सकता है, सर में दर्द होता है, ग्लैंड्स फूल जाते हैं और जिस्म पे एडिमा यानी कि सूजन आ जाती है, हाथों में और पैरों में दर्द होता है। इसके अलावा जो ग्लैंड्स जो हैं वो ख़ास तौर पर जो है सर्वाइकल ग्लैंड्स जो है ना वो इनलार्ज हो जाते हैं। फेब्राइल जो एपिसोड्स हैं वो फ्यू मंथ तक यानी कि कई महीने तक रह सकते हैं। CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो स्टेजेस हैं वो जो है वो पर्सनालिटी चेंजेस, कैरेक्टर चेंजेस, उसके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, मरीज़ जो है ना किसी चीज़ में उसका दिल नहीं लगेगा और काम नहीं कर सकेगा, वो हर चीज़ को अवॉइड करेगा। उसके बाद जो है वो अल्टरिंग एक्सल्टेशन, मेंटल रिटार्डेशन और लेथार्जी यानी कि ज़हनी तौर पर वो कमज़ोर हो जाएगा और सुस्ती माइल यानी कि उसका सारा एटीट्यूड होगा। इसके अलावा बोलने में भी उसके लुकनत पैदा हो जाती है, ज़ुबान के अंदर भी लुकनत पैदा हो जाएगी और हाथों में भी यानी कि रेशा जो है जिसे कहा जाता है या कमज़ोरी ज़ाहिर होगी। चलने के दौरान शफलिंग गेट कहलाता है, उसको रिफ्लेक्सेस जो है ना अल्टर्ड हो जाते हैं। मर्दों में इम्पोर्टेंसी भी डेवलप हो सकती है। अगर कार्डिक टिश्यू इन्वॉल्व हो जाएं तो उसके जो हार्ट फेलियर के चांसेस भी बन सकते हैं। उसकी मौत जो वाक़ई होती है उसकी मौत आमतौर पर कोमा में पेशेंट चला जाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसी वजह से इसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, इसका नाम ही स्लीपिंग सिकनेस रखा गया है। जो कि हमने आपको बताया कि ये सारी डिजीज़ जो है किस तरह प्रोसेस प्रोग्रेस करती है। डायग्नोसिस के लिए ब्लड स्ट्रीम यानी कि खून का मुआयना किया जाता है। खून के मुआयने के बाद उसके अंदर हम स्टेनिंग करके देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। अगर पैरासाइट खून के अंदर मौजूद हैं तो डायग्नोसिस बहुत आसान हो जाती है। उसके अलावा कुछ जो है ना इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे एलाइजा के टेस्ट हैं और इम्यूनोफ्लोरेसेंस के टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जिसके ज़रिए डायग्नोसिस जो है ना बहुत क्लियर हो सकती है। ट्रीटमेंट के लिए जो है वो ख़ास डिजीज जो मेडिसिन है पेंटामिडीन आइसीथियोनेट या बेसुरामीन कहलाती है। ये ड्रग्स जो है ना बहुत इफ़ेक्टिव हैं इसके ट्रीटमेंट में और इनके ज़रिए मरीज़ का इलाज किया जाता है।
कंट्रोल करने के लिए तो ज़रूरी ये है कि वो जो सीसी फ्लाई से कटने से बचा जाए। सीसी फ्लाई जो है वो आमतौर पर जो है ना बहुत छोटी होती है, मच्छर से भी छोटी साइज़ की होती है। तो वो जहाँ पर भी ये पाई जाती है तो अफराद को मालूम होता है कि सीसी फ्लाई यहाँ पर मौजूद है। उसकी ज़्यादा उड़ान भी बहुत ऊंची नहीं होती और वो बहुत ऊंची हाइट के ऊपर नहीं उड़ सकती और करीबी यानी कि वो काटती है, तो उससे बचना चाहिए। और अगर जो कोई पेशेंट है तो पेशेंट को भी सीसी फ्लाई के काटने से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट है और पेशेंट को वो एक रिजर्वायर के तौर पर काम करता है, वो एक रिजर्वायर के तौर पर काम करता है, उसको बहुत ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। कोई सीसी फ्लाई उसके करीब ना आए। अगर वो सीसी फ्लाईज उसके करीब आएंगी और उससे खून हासिल करेंगी तो वो टेपेनोसोम्स को लेकर और दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल तक पहुंच जाएंगी और उसके बाद वो उनको भी इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं। अब ये जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के लिए हम आपको बताते हैं कि इन्फेक्शन के साइकिल को तोड़ना पड़ता है। बीमारी को रोकने के लिए इन्फेक्शन के साइकिल को, जो एक साइकिल है जो सीसी फ्लाई और होस्ट का है, ह्यूमन होस्ट का है, तो उसको जो है ना रोकना पड़ता है। तो उसके ज़रिए हम बीमारी को रोक सकते हैं।